हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग जो जून की करंट अफेयर्स चल रहा था उसको आज कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो उसमें आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटरनेशनल रिलेशन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं। तो जिसमें 3 टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, दूसरा है न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड यानी इंडिया का न्यूक्लियर जो एग्रीमेंट है, सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। और थर्ड जो टॉपिक होगा वो SCO के बारे में पढ़ेंगे, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट न्यूज़ में क्यों था। तो एक बॉडी है सिप्री यानी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि हेडक्वार्टर इसका स्टॉकहोम में है। ये एवरी ईयर जो है एक अपना यानी रिपोर्ट पब्लिश करती है, ईयर बुक पब्लिश करती है, जो कि एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो कि ये काम करती है यानी अपना जो वर्क डेडिकेट करती है, रिसर्च करती है। किस फील्ड में ये रिसर्च करती है? कन्फ्लिक्ट जो हो रहा है उसमें, कन्फ्लिक्ट के बारे में, आर्मामेंट्स जो है उसके बारे में, आर्म्स कंट्रोल के बारे में और डिसआर्मामेंट के बारे में। इन सब चीज़ों पे ये यानी रिसर्च करती है और उसके बेसिस पे ये जो है डेटा अपना क्रिएट करती है, डेटा और उसका फिर डेटा का एनालिसिस, और इसके बेसिस पे ये जो है रिकमेंडेशन भी प्रोवाइड करती है। जो भी पॉलिसी मेकर हैं, जो रिसर्चर्स हैं, जो मीडिया है उसको, और जो भी इंटरेस्टेड अदर बॉडी है उसको ये डेटा एनालिसिस और रिकमेंडेशन इसी सोर्सेज के बेसिस पे यानी इसी रिसर्च के बेसिस पे वो प्रोवाइड करती है। तो ये एक जो है ग्लोबल थिंक टैंक के रूप में जाना जाता है, ग्लोबल थिंक टैंक है। तो इस बॉडी का सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि इसका विजन क्या है। तो इसका विजन है कि एक ऐसा वर्ल्ड होना चाहिए, एक ऐसा दुनिया होना चाहिए जिसमें जो सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी है, जो इनसिक्योरिटी का जो सोर्सेस है वो आइडेंटिफाइड होना चाहिए, यानी आइडेंटिफाई कर सकें उसको कि क्या कहाँ से इनसिक्योरिटी आ रहा है, फिर अंडरस्टूड कर सकें यानी उसको क्यों हो रहा है उसको अंडरस्टूड किया जा सके। तो एक ऐसा यानी वर्ल्ड होना चाहिए, यानी इसका एक विजन है कि लॉन्ग टर्म में हमें एक ऐसा वर्ल्ड बनाना चाहते हैं, कि ऐसा वर्ल्ड देखना चाहते हैं, ऐसा दुनिया देखना चाहते हैं कि जिसमें जो है सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाइड हो, अंडरस्टूड हो, और जो कन्फ्लिक्ट्स हो वो या प्रिवेंटेड हो यानी प्रिवेंट किया जा सके कन्फ्लिक्ट्स को, और अगर हो भी गया कन्फ्लिक्ट्स तो उसको रिजॉल्व किया जा सके। फिर पीस के बारे में ये बताती है कि जो पीस है वो सस्टेन किया जा सके। ये लॉन्ग टर्म इसका विजन है कि सोर्सेस ऑफ इनसिक्योरिटी आइडेंटिफाइड हो, अंडरस्टूड हो, कन्फ्लिक्ट्स जो है प्रिवेंट किया जा सके, अगर हो गया है कन्फ्लिक्ट तो उसको रिजॉल्व किया जा सके, और पीस जो है वो मेंटेन रहे, वो इसका यानी सस्टेन रहे पीस। तो ये इसका विजन है। तो इसके लिए आप देखेंगे कि मिशन इसका क्या क्या है। मिशन मीन्स स्ट्रेटजी क्या क्या है, यानी क्या क्या स्टेप्स ये ले रही है इसको इंश्योर करने के लिए, अपना विजन को यानी अचीव करने के लिए। मिशन में क्या होगा, स्टेप्स क्या क्या ले रही है। तो सबसे पहले ये तो कर रही है कि रिसर्च और एक्टिविटी करेगी इस पर, सिक्योरिटी, कन्फ्लिक्ट्स और पीस से रिलेटेड इस पर ये रिसर्च करेगी, और भी उससे रिलेटेड जो भी एक्टिविटी होगा वो परफॉर्म करेगी ताकि जो एक विजन है इसको अचीव किया जा सके। सेकंड जो है कि पॉलिसी एनालिसिस और रिकमेंडेशन ये प्रोवाइड करेगी, जो भी पॉलिसी मेकर्स है उसको, रिसर्चर्स को, मीडिया को, और इंटरेस्टेड जो भी ऑर्गेनाइजेशन है या तो पब्लिक है उसको ये पॉलिसी एनालिसिस करके यानी प्रोवाइड करेगी और रिकमेंडेशन प्रोवाइड करेगी। फिर जो है ये फैसिलिटेट करेगी डायलॉग और कैपेसिटी बिल्ड करेगी। फिर ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को भी वर्ल्ड लेवल पे प्रमोट करेगी। तो ये तो अपन लोग जाने सिप्री बॉडी के बारे में कि एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये सब काम को देखता है, और ये 1966 में इस्टेब्लिश किया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है स्टॉकहोम में है। तो ये तो हम लोगों ने समझ गया। ये जो है एवरी ईयर जो है एक ईयर बुक पब्लिश करती है कि कितना डिसआर्मामेंट हुआ, यानी जो रिसर्च है, जो भी रिसर्च करती है उस पर या उससे रिलेटेड ये डेटा को रिलीज करती है। तो वही जो है डेटा यानी रिपोर्ट जो है पब्लिश की है पिछले जून में, इसी के लिए ये न्यूज़ में था। अब इस रिपोर्ट को थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखें कि जो इंडिया के रिस्पेक्ट में जो डेटा दिया गया है तो उसमें ये बताया गया है कि जो इंडिया के पास जो है न्यूक्लियर वारहेड का मीन्स न्यूक्लियर वेपन जो है इंक्रीज हुआ है पिछले साल के कंपैरिजन में, इस साल इंक्रीज हुआ। अगर आप देखोगे तो 2020 का स्टार्टिंग में 150 था इंडिया के पास न्यूक्लियर वारहेड, जो कि 2021 के आस में जो है ये बढ़ करके 156 हो गया। फिर उसी तरीके से अगर पाकिस्तान और चाइना का न्यूक्लियर वारहेड देखोगे तो वो भी इंक्रीज हुआ। चाइना के पास अभी लगभग 350 न्यूक्लियर वारहेड है उसके पास, चाइना के पास। उसी तरीके से रसिया और USA, ये इसको अगर आप देखोगे तो ये जो है वर्ल्ड वाइड यानी पूरा जो वर्ल्ड का जितना भी न्यूक्लियर वेपन है उसका 90% वेपन जो है इसी के पास है, यही दोनों के पास है। अगर रसिया के पास देखोगे तो सबसे ज़्यादा अभी वर्ल्ड में जो है न्यूक्लियर वारहेड रसिया के पास है 6255, और USA के पास जो है 5550।
यानी इस रिपोर्ट से जो हाईलाइट हो रहा है न्यूक्लियर के जो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का जो अपना एम है वो कहीं ना कहीं एक कंसर्न बन करके आ रहा है कि वो अचीव नहीं हो रहा है। अगर आप देखोगे कोल्ड वार से जो अभी तक है न्यूक्लियर आर्सेनल यानी न्यूक्लियर वेपन का जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, ट्रेंड जो डिक्लाइन देखने को मिल रहा था, वो कहीं ना कहीं स्टॉल हो चुका है यानी हॉल्ट हो चुका है। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होता क्या है। तो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एक ऐसा एक्ट है या प्रोसेस है या स्टेप्स बोलो कि ग्रेजुअली जो यानी सारे स्टेप्स लिया जाएगा ताकि कम्प्लीटली या तो ये एलिमिनेट कर सको या तो रिड्यूस किया जा सकेगा। ग्रेजुअली जो है न्यूक्लियर वेपन को ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा या तो कम्प्लीटली एलिमिनेट किया जाएगा। जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसका होल्डिंग को यानी न्यूक्लियर वेपन का जो होल्डिंग है न्यूक्लियर वेपन स्टेट के पास उसका कंप्लीट एलिमिनेट किया जाएगा या तो उसको ग्रेजुअली रिड्यूस किया जाएगा। यही इसी प्रोसेस को बोलते हैं न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट। तो इसमें एक और वर्ड पढ़ना है जो कि है न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन। नॉन प्रोलिफरेशन वहीं पे ये इंक्लूड करता है कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसके साथ कोई भी ऐसा टेक्नोलॉजी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी या तो कोई भी अदर मीन्स जो है उसको अवेलेबल नहीं कराना है जो कि वो न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता हो। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन यानी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को प्रोवाइड नहीं करना है न्यूक्लियर से रिलेटेड मटेरियल और टेक्नोलॉजी को, सो दैट वो न्यूक्लियर वेपन नहीं बन सके और उसे पीसफुल यूज के लिए उसे प्रोवाइड किया जा सके उसको न्यूक्लियर मटेरियल को। ये दोनों का एम है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन की कंप्लीट डीन्यूक्लियराइजेशन यानी एक ऐसा स्टेट पे पहुंचना जहां पे कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट हो यानी जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो वो अपना सारा यानी न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर दे। इसी स्टेज को बोलते हैं डीन्यूक्लियराइजेशन। इसका जो सबसे पहले स्टार्ट किया गया था वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया था, जो कि यूनाइटेड नेशन में कंप्लीट यानी एलिमिनेट करने के लिए न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करने के लिए पहला रेजोल्यूशन पास किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में 1946 में। वहीं से ये स्टार्ट हो जाता है यानी न्यूक्लियर डीन्यूक्लियराइजेशन के बारे में। अब अपन लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट क्यों ज़रूरी है, यानी क्यों ज़रूरी है कि न्यूक्लियर वेपन को धीरे धीरे यानी रिड्यूस करना है, ग्रेजुअली रिड्यूस करना है, क्यों ये ज़रूरी है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे वाइबिलिटी इसका अगर देखोगे न्यूक्लियर वेपन को एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार तो कहीं ना कहीं वो कम हो गया है कि अब उतना ज़्यादा वाइबल नहीं रहा, अनवाइबल हो गया है यानी अनवाइबल हो गया है न्यूक्लियर वेपन एज ए इंस्ट्रूमेंट ऑफ वार। क्योंकि अगर आप देखोगे जब न्यूक्लियर वेपन अगर आप यूज करते हो तो उसके कारण से जो होता है वाइड स्प्रेड डिस्ट्रक्शन होता है, बहुत ज़्यादा एकदम डिस्ट्रक्शन होता है। जैसे कि आप नागासाकी हिरोशिमा में जो यानी न्यूक्लियर बम गिराया गया था तो आप जान सकते हो कितना ज़्यादा उससे क्षति हुआ है। और वहीं पे अगर आप देखोगे कोलेट्रल अगर डैमेज देखोगे इसका तो इवन टैक्टिकल जो न्यूक्लियर वेपन होता है उससे भी बहुत ज़्यादा यानी एक जो टैक्टिकल वेपन यानी उतना पावरफुल वेपन नहीं होता है, न्यूक्लियर वेपन होता है, फिर भी इससे भी अगर आप करोगे तो कोलेट्रल डैमेज बहुत ही ज़्यादा होता है। दूसरा देखोगे कि इसका जो डेटरेंस वैल्यू है अभी के समय में कहीं ना कहीं क्या हो गया, लो हो गया है, लॉस्ट कर दिया है ये अपना जो डेटरेंस वैल्यू था। यानी जो अपन लोग बोलते थे कि यानी न्यूक्लियर वेपन इसलिए रखा जा रहा है ताकि एक डेटरेंट क्रिएट किया जा सके, तो कहीं ना कहीं अब उसका यानी जो डेटरेंस वैल्यू था वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया है। क्योंकि जैसे जैसे जो ग्लोबल टेररिज्म बढ़ रहा है तो जो कि एक बिगर थ्रेट के रूप में लोगों के सामने उभर करके आ रहा है। और इवन मेंटेन करने के लिए यानी न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को जो मटेरियल यूज होता है उसको स्टॉक करने के लिए भी बहुत ज़्यादा यानी एक्सपेंसिव है उसको स्टोर करके रखना, क्योंकि उससे बहुत सेफली यानी रखा जाता है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव भी है ये। फिर सेफ्टी ऑफ न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन, कहीं ना कहीं आप देखो कि अब सेफ्टी पे भी इसका सवाल उठने लगा है। जैसे कि आप देखो फुकुशिमा डिजास्टर हो चुका है, बहुत यानी कुछ डिजास्टर हुए हैं जिसके कारण से लोगों में अब डर आने लगा है कि कहीं ना कहीं ये सेफ़ उतना ज़्यादा नहीं है। कि अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज के कंपैरिजन में देखोगे तो कहीं ना कहीं इसका जो यानी सेफ्टी के कंपैरिजन में आप देखोगे तो सेफ्टी कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है अगर किसी भी कारणवश लीक हो गया तो इसलिए जो अट्रैक्टिवनेस था यानी न्यूक्लियर एनर्जी का भी जो अट्रैक्टिवनेस था वो भी अब यानी रिड्यूस हो रहा है, धीरे धीरे रिड्यूस हो रहा है। और बाकी भी अदर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस हो गया या और भी अदर सोर्सेज जो हो गया वो ज़्यादा चीप अवेलेबल है, एनर्जी सोर्सेस अवेलेबल है एज कम्पेयर टू न्यूक्लियर। फिर अब देखोगे मॉरल बैंक्रप्सी करने का मतलब ये हो गया कि एक तरफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जो P5 कंट्री है न्यूक्लियर वेपन स्टेट, और जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दोनों में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर वेपन स्टेट ये यानी आर्ग्यूमेंट देता है कि हमें जो है बैलेंस ऑफ पावर को मेंटेन करने के लिए हमें न्यूक्लियर वेपन को स्टॉक पाइल करना ज़रूरी है। वहीं पे आप नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है उसको आप रोक रहे हो
कि आप एक्वायर करने नहीं दे रहे हो, उसे न्यूक्लियर वेपन एक्वायर नहीं करने दे रहे हो इस बात पे कि नॉन प्रोलिफरेशन के नाम पे आप उसे एक्वायर नहीं करने दे रहे हो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को, और जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो खुद जो है अपना बढ़ा रहा है, यानी वो अपना खुद अपग्रेडेशन कर रहा है, यानी न्यूक्लियर मटेरियल को स्टॉक पाइल कर रहा है, और वहीं पे नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को उसे यानी नहीं यूज करने दे रहा है, एक्वायर करने नहीं दे रहा है। तो ये कहीं ना कहीं मॉरल बैंक्रप्सी भी है, इसीलिए भी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जरूरी है। तो अब हम लोग देखेंगे कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को अचीव करने के लिए यानी क्या क्या स्टेप्स लिया गया इंटरनेशनल लेवल पे। तो सबसे पहले नंबर देखते हैं कि जो है सबसे पहले नंबर 1963 में एक पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी लाया गया। पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी क्यों, पार्शियल ही क्यों बोला गया, क्योंकि ये जो न्यूक्लियर वेपन का टेस्टिंग को जो है प्रोहिबिट करता है, यानी रोकता है, यानी न्यूक्लियर वेपन को टेस्टिंग को स्टॉप करता है इन एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और वाटर में, यानी एटमॉस्फेयर हो गया, आउटर स्पेस हो गया और वाटर में, और साथ ही कोई भी कंट्री जो है यानी कोई भी स्टेट जो है अपना टेरिटरी में नहीं कर सकता है जो कि जिसका रेडियो एक्टिव जो यानी सब्सटेंस जो रिलीज होगा, रेडियो एक्टिव रेडिएशन जो रिलीज होगा उसका जो यानी इम्पैक्ट जो है किसी दूसरे स्टेट यानी किसी दूसरे कंट्री में यानी हो सकता है, तो वहाँ पे ये अलाउ नहीं करता है। लेकिन वहीं पे ये अंडरग्राउंड में अगर आप टेस्टिंग करते हो तो उसको ये स्टॉप नहीं करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी। इसलिए बाद में जो है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बिन ट्रीटी लाया जाता है, जो कि किसी भी एरिया में किसी भी डोमेन में आप अगर टेस्टिंग करते हो न्यूक्लियर वेपन का तो उसको सारे को प्रोहिबिट करता है। लेकिन ये जो है केवल एटमॉस्फेयर, आउटर स्पेस और वाटर का टेस्टिंग को यानी ये बैन करता है। बाकी जगह पे यानी अंडरग्राउंड में अगर आप टेस्टिंग करते हो तो उसको ये बैन नहीं करता है, इसलिए इसको बोलते हैं पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी। इंडिया इसका मेंबर है, पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी का इंडिया मेंबर है, यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि इंडिया जो है साइन कर चुका है पार्शियल टेस्ट बिन ट्रीटी को। तो अब जो नेक्स्ट ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि 1970 से इफेक्ट में आया था। इसे साइन किया गया था 1968 में, जो कि ये इफेक्ट में आया 1970 में। इफेक्ट और साइन मीन्स क्या डिफरेंस है कि साइन जो होता है जब मेंबर स्टेट की यानी जो मिनिस्टर की मीटिंग होती है इंटरनेशनल लेवल पे, जो हेड ऑफ स्टेट होता है उसका जब मीटिंग होती है तो वहाँ पे कंट्री जो होता है, कंट्री का हेड जो होता है साइन करके आ जाता है, लेकिन उसे अपने पार्लियामेंट में इसे रेटिफाई करना पड़ता है, तो उसके बाद ये इफेक्ट में आता है। एक मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है कि इतना कम से कम मिनिमम मेंबर स्टेट पास कर देगा तभी जा कर के ये इफेक्ट में आएगा, तो ये 1970 में जा कर के इफेक्ट में आया था। अभी प्रेजेंटली आप देखोगे तो टोटल 191 मेंबर है इसमें, इंडिया इसका मेंबर नहीं है एनपीटी का, ये भी ध्यान में रखना है कि इंडिया इसका मेंबर नहीं है। और ये एनपीटी जो है यानी ट्रीटी ऑन दी नॉन प्रोलिफरेशन है, नॉन प्रोलिफरेशन कहने का मतलब जो स्प्रेड है न्यूक्लियर वेपन का उसको स्टॉप करना, यानी स्प्रेड नहीं होने देना है न्यूक्लियर वेपन को। तो ये जो नॉन प्रोलिफरेशन जो है और न्यूक्लियर वेपन, ये जो स्टेट है यानी जो मेंबर स्टेट है, जो मेंबर है इसका, उसको दो पार्ट में यानी डिवाइड करता है। एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, दूसरा जो होता है नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। न्यूक्लियर वेपन स्टेट में जो होता है जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का जो 5 परमानेंट मेंबर है वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यानी 1968 से पहले जो भी यानी न्यूक्लियर वेपन को टेस्ट कर लिया था वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट की कैटेगरी में आता है, और उसके बाद जो इसने भी किया उसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट बोलते हैं। तो ये 5 को यानी रिकॉग्नाइज करता है न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, बाकी जो भी मेंबर है उसको नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट यानी इसको रिकॉग्नाइज करता है। फिर ये 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है, यानी ये जो वर्क करता है 3 प्रिंसिपल पे, यानी 3 पिलर्स भी इसको बोलते हैं, 3 पिलर्स पे ये काम करता है। तो पहला चीज़ है कि जो यानी न्यूक्लियर वेपन है और टेक्नोलॉजी है, न्यूक्लियर वेपन और टेक्नोलॉजी का स्प्रेड को जो है वो स्टॉप करना, स्प्रेड नहीं होने देना, न्यूक्लियर वेपन और टेक्नोलॉजी को स्प्रेड नहीं होने देना, यानी नॉन प्रोलिफरेशन करना न्यूक्लियर वेपन का। दूसरा है कि जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसका पीसफुल यूज किया जा सके, टू प्रमोट यानी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, यानी न्यूक्लियर एनर्जी का पीसफुल यूज को प्रमोट किया जा सके। फिर पिछले बार हम लोगों ने देखा था पिछले आर्टिकल में, यूनाइटेड नेशन ने जो है 1946 में वहाँ पे लाया गया था, रिजोल्यूशन लाया गया था कंप्लीट डिसआर्मामेंट पे। तो उसका जो गोल है यानी यूनाइटेड नेशन का जो गोल है कंप्लीट डिसआर्मामेंट को, अल्टीमेटली उसको जा कर के परस्यू करना, उसको अचीव करना कहीं ना कहीं। तो ये 3 पिलर्स पे ये बेस्ड है, इसी के बेसिस पे जो है इसको 5 टर्म में यानी डिवाइड किया गया है। 5 टर्म कहने का मतलब इसमें 5 आर्टिकल है यानी 5 प्रोविज़न दिया गया है। पहला आर्टिकल जो है इसका ये बोलता है कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट होगा, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को न्यूक्लियर मटेरियल और प्लस टेक्नोलॉजी यानी न्यूक्लियर वेपन और टेक्नोलॉजी को ट्रांसफ़र नहीं करेगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को। यानी पहला आर्टिकल जो है नॉन न्यूक्लियर वेपन को ये कहा जाता है कि कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा न्यूक्लियर वेपन को
और उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी को जो कि मैन्युफैक्चर करने के लिए यूज किया जा सकता है न्यूक्लियर वेपन को, वो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को ट्रांसफ़र नहीं करेगा। दूसरा कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, यानी रिसीव नहीं करेगा कोई भी असिस्टेंस या कोई भी न्यूक्लियर वेपन फ्रॉम न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी कोई भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट से नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है कोई भी असिस्टेंट, किसी भी तरह का असिस्टेंट यानी न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए और न्यूक्लियर वेपन यानी रिसीव नहीं करेगा। तीसरा आर्टिकल बोलता है कि जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है उसे जो है IAEA यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने जो यानी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के लिए कुछ सेफगार्ड रिलीज किया है, यानी गाइडलाइंस रिलीज किया है, तो उस गाइडलाइन को फॉलो करना है, उसको अधेर करना है। फिर आर्टिकल 4 बोलता है कि अगर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी का अगर बात करोगे तो इसके रिस्पेक्ट में, यानी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी के रिस्पेक्ट में, चाहे वो न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो या नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट हो, यानी सारे मेंबर स्टेट जो है वो इक्वल है आपस में, यानी सभी को बराबर हक दिया गया है, नहीं ये इनएलिएनेबल राइट इसको बोला गया है। फिर आर्टिकल 5 में ये बोला गया है कि न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो अपना जो है लिक्विडेट करेगा न्यूक्लियर वेपन को, यानी धीरे धीरे वो क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा अपना न्यूक्लियर वेपन को, और एक ऐसा स्टेट पे पहुंचना है जिसमें कि कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को यानी अचीव करना है, यानी ये टारगेट है। तो ये आप देख सकते हो, ये पूरा टर्म था इसका, यानी नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स, ये इसका पूरा टारगेट था। यानी ये जो है स्प्रेड जो होता है न्यूक्लियर वेपन का उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट कर रहा है, और पीसफुल यूज जो है न्यूक्लियर एनर्जी का उसको प्रमोट कर रहा है, ताकि कंप्लीट डिसआर्मामेंट हो सके। ये जो है पूरा अगर देखोगे जी, इस तरह का जो मल्टीलेटरल ट्रीटी है उसमें से ये पहला कमिटमेंट है, एग्रीमेंट है, जो कि बाइंडिंग है न्यूक्लियर वेपन स्टेट पे, यानी उससे एक टारगेट दिया गया है कि आपको लिक्विडेट करना है, डिस्ट्रॉय करना है न्यूक्लियर वेपन को, और एक कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पे रीच करना है। तो ये था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के बारे में। NPT को जो है उसे बहुत सारे ग्राउंड पे क्रिटिसाइज भी किया जाता है, जैसे कि चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटी के साथ इसे बोला जाता है कि ये इवॉल्व अपने आप को नहीं किया है, कि चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटी जो हो रहा है अभी, जो वर्ल्ड डायनेमिक चेंज हो रहा है, पॉलिटिकल डायनेमिक जो चेंज हो रहा है उसके साथ ये अपने आप को इवॉल्व नहीं किया है। जैसे कि आप देखोगे इंडिया, पाकिस्तान, फिर नॉर्थ कोरिया हो गया, इजराइल हो गया, ये जो अदर 4 न्यूक्लियर पावर है ये इसमें साइन किया ही नहीं, ये इसे साइन किया ही नहीं, कभी साइन ही नहीं किया। नॉर्थ कोरिया ने साइन किया था तो फिर वो बाहर आ गया। और उसी तरीके से अगर और देखोगे कि ईरान, जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि आर्टिकल 4 इसका बोलता है कि आर्टिकल 3 बोलता है कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, यानी वो जो है कंप्लाई करेगा किसको, IAEA का जो यानी पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन, उसके लिए जो सेफगार्ड प्रोवाइड किया गया है उसको कहीं ना कहीं ये कंप्लाई करेगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। लेकिन ईरान को देखा गया है कि ईरान बहुत बार वायलेट कर रहा था इसको, जैसे कि इसमें कुछ सेफगार्ड दिया गया है कि आपको जो भी मटेरियल आप यानी इंपोर्ट कर रहे हो, कितना मटेरियल स्टॉक पाइल कर रहे हो, कितना इनरिचमेंट कर रहे हो, इससे रिलेटेड चीज़ों को यानी सबमिट करना, रिपोर्ट देना किसको, IAEA को। लेकिन इसको कंप्लाई नहीं कर रहा था ईरान ने, इसको देखा गया कि ईरान बार बार इस चीज़ को वायलेट कर रहा है। फिर वहीं पे आप देखोगे UNSC जो है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने 2006 में एक यानी डायरेक्टिव इशू किया गया था ईरान को कि इसे कंप्लाई करने के लिए, और उसके बाद जो इनरिचमेंट किया जा रहा था उसको स्टॉप करने के लिए। लेकिन इसने इनरिचमेंट को स्टॉप करने के बजाय इसने और इसको रिज्यूम कर लिया, यानी और इसको बढ़ा दिया आगे, जिसके कारण से बाद में इसको देखोगे कि इसे बहुत सारा सैंक्शन भी फेस करना पड़ा। और फाइनली JCPOA जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे USA को फाइनली निकलना पड़ा और इस पर यानी सैंक्शन इम्पोज करना पड़ा। तो ये हो गया चेंजिंग पॉलिटिकल रियलिटी के साथ, यानी इवॉल्व नहीं कर पा रहा है अपने आप को NPT। फिर सेकेंड इसका क्रिटिसिज्म है कि ये जो नॉन प्रोलिफरेशन का जो कमिटमेंट है उसमें इसका कमिटमेंट में कहीं ना कहीं कमी दिख रहा है, यानी लैक ऑफ कमिटमेंट टुवर्ड्स नॉन प्रोलिफरेशन। जैसे कि इसका एग्जांपल आप देख सकते हो कि जो रोज स्टेट है, रोज स्टेट का मतलब जो डिसऑनेस्ट स्टेट है, जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नॉर्थ कोरिया हो गया, इसके अगेंस्ट कोई यानी ये एक्शन नहीं ले पा रहा है। तीसरा ये बोला जाता है कि ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, कि इसने क्या किया है कि यानी जो पूरा जो इसका मेंबर स्टेट है उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, न्यूक्लियर वेपन स्टेट और नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट। यानी न्यूक्लियर हैव्स स्टेट एंड हैव नॉट्स स्टेट, यानी 2 चीज़ में डिवाइड कर दिया गया। इसमें ये बोला गया कि जो भी 1967 से पहले टेस्ट कर चुका है उसके पास तो रहेगा न्यूक्लियर वेपन, लेकिन 1967 के बाद जो भी
यानी इसको इसमें यानी एंटर हुआ है वो यानी टेस्ट नहीं कर पाएगा, यानी जिसके पास ऑलरेडी है वो उसके पास कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो इसमें एंटर कर दिया यानी जो साइन कर लिया है उसके बाद वो टेस्ट नहीं कर सकता है। तो ये कहीं ना कहीं हैव्स और हैव नॉट्स के बीच में क्या होगा, कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का है, इसलिए इंडिया जो है इसको साइन नहीं किया है। अगर आप एनपीटी का जो सेंट्रल थीम देखोगे उसमें क्या है, सेंट्रल थीम इसका है डिसआर्मामेंट की, डिसआर्मामेंट करना न्यूक्लियर वेपन का। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो कहीं ना कहीं इसका कमिटमेंट को अपना मीट नहीं कर रहा है, और वो लिक्विडेट करने के बजाय यानी डिसमेंटल करने के बजाय वो क्या कर रहा है और न्यू प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है। जैसे कि एग्जांपल के लिए आप देख सकते हो यूएस, यूके, रसिया, इसने जो है न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन, लॉन्ग टर्म न्यूक्लियर वेपन मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है, जिसमें कि और भी ज़्यादा एक्यूरेसी से टारगेट को एक्यूरेटली टारगेट किया जा सकता है। तो इस तरह का यानी प्रोग्राम चलाया जा रहा है, यानी डिसआर्मामेंट करने के बजाय वो क्या कर रहा है और भी ज़्यादा यानी इसको मॉडर्नाइज कर रहा है। फिर उसी तरीके से हॉरिजेंटल यानी प्रोलिफरेशन को तो ये कवर करता है, ना कि वर्टिकल प्रोलिफरेशन। हॉरिजेंटल करने का मतलब यानी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो तो शेयर नहीं कर सकता है किसके साथ, नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट के साथ, लेकिन न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है वो अपना वर्टिकल यानी अपग्रेडेशन कर सकता है, यानी मॉडर्नाइज कर सकता है अपना, यानी वर्टिकल यानी प्रोलिफरेशन को ये कवर नहीं कर रहा है। यानी जो न्यूक्लियर वेपन स्टेट है वो अगर चाहे तो अपग्रेड कर सकता है। और उसका दूसरा फिर ये है यानी ये इसका क्रिटिसिज्म है कि इसने कोई टाइम फ्रेमवर्क नहीं दिया है, कि जो टारगेट दिया गया था न्यूक्लियर वेपन स्टेट को कि डिसमेंटल करना है न्यूक्लियर वेपन को और कंप्लीट न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट की ओर रीच करना है, तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेमवर्क प्रोवाइड नहीं किया है कि कितने टाइम फ्रेमवर्क में इसको यानी अचीव करना है। और नेक्स्ट क्रिटिसिज्म ये बोला जाता है कि जो इसका कंटेम्प्रेरी एजेंडा था, यानी कंटेम्प्रेरी एजेंडा क्या था कि यानी नॉन प्रोलिफरेशन को प्रमोट करना, डिसआर्मामेंट को प्रमोट करना, पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर को प्रमोट करना, तो इससे कहीं ना कहीं शिफ्ट होते दिख रहा है। ये कारण इसलिए बताया जा रहा है क्यों ये शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि एक तो पहले ग्लोबल टेररिज्म यानी न्यूक्लियर टेररिज्म उभर करके आ रहा है, दूसरा जो है फिजिकल सिक्योरिटी जो है न्यूक्लियर मटेरियल का, उसके कारण से इसमें जो है शिफ्ट देखने को मिल रहा है। यानी जो कंटेम्प्रेरी एजेंडा था उसमें कहीं ना कहीं शिफ्ट देखने को मिल रहा है, और वो जो शिफ्ट हो रहा है टुवार्ड्स अब काउंटर प्रोलिफरेशन और न्यूक्लियर सिक्योरिटी, इसके और यानी शिफ्ट देखने को मिल रहा है। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पे है प्रोलिफरेशन सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, उसी तरह से कंटेनर सिक्योरिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया, फिर न्यूक्लियर सिक्योरिटी सबमिट वर्क जो कि आउटसाइड दी एनपीटी फ्रेमवर्क का काम कर रहा है। तो इस तरह का यानी चेंजेस देखने को मिल रहा है, यानी जो इसका कंटेम्प्रेरी यानी जो ट्रेडिशनल एजेंडा था उससे कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होते जा रहा है नेक्स्ट एजेंडा की ओर। नेक्स्ट और भी डिस्क्रिमिनेशन इसका देख सकते हो, यानी क्रिटिसिज्म देख सकते हो कि जो यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट को बोला गया है, यानी जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, एक जेनेवा में कॉन्फ्रेंस हुआ था न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट ऑफ यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट, एक कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया गया था जेनेवा में, उस पे को कहीं ना कहीं प्रमोट नहीं कर रहा है। ये न्यूक्लियर वेपन स्टेट जो है इसको प्रमोट नहीं कर रहा है, बल्कि इसको जो है ब्लॉक करके रखे हुए है ये, यानी इस पर कोई प्रोग्रेस नहीं शो कर रहा है। फिर हॉरिजेंटल नॉट वर्टिकल वाला में ये भी देखोगे कि जो इंडिया है, इंडिया कंप्लीट बैन चाहता है कि किसी भी तरह का न्यूक्लियर टेस्ट जो है, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट जो है वो बैन होना चाहिए। तो इस तरीके से ये इसका क्रिटिसिज्म है। अब जो नेक्स्ट ट्रीटी है वो है कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा था पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी, उसमें यानी अंडरग्राउंड को कवर नहीं किया गया था। ये कम्प्रिहेंसिव है, कम्प्रिहेंसिव इन द सेंस यानी ये सारे इन्वायरमेंट में टेस्टिंग को बैन करता है, यानी प्रोहिबिट करता है। इट इज़ एन इंटरनेशनल ट्रीटी डेट बैन्स ऑल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इन ऑल इन्वायरमेंट। ऑल इन्वायरमेंट करने का मतलब स्पेस हो गया, फिर लैंड हो गया, वाटर हो गया और अंडरग्राउंड हो गया, सारे इन्वायरमेंट में ये टेस्ट को बैन करता है। और इसे जो है साइन किया गया था, यानी सिग्नेचर के लिए आया था 1996 में, यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में इसे अडॉप्ट किया गया था 1996 में, ये साइन किया गया था। लेकिन इसको इफ़ेक्ट में आने के लिए जो इसका एनेक्शन 2 है, एनेक्शन 2 जो है उसमें जो भी 44 स्टेट है उसको पूरा रेटिफाई करना पड़ेगा। जब ये 44 स्टेट, ये ऑल 44 स्टेट वो है जो कि जिस समय इसे लाया गया था यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, उस समय उसके पास न्यूक्लियर यानी स्टॉक फाइल था, न्यूक्लियर फैसिलिटी उसके पास था, वो सारे स्टेट है इसमें। तो ये जब 44 स्टेट इसे रेटिफाई कर देगा, यानी साइन कर देगा, रेटिफाई कर देगा, उसके बाद में ये इफ़ेक्ट में आ जाएगा। तो अभी तक जो है 36 स्टेट ही इसे रेटिफाई किया है, और कुछ स्टेट जो है रेटिफाई नहीं किया, जैसे कि चाइना, नॉर्थ कोरिया, इजिप्ट, इंडिया, इजराइल, पाकिस्तान, यूएसए, ये सब ने अभी तक यानी इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो जब 44 स्टेट इसे रेटिफाई कर देगा तब ये जा करके इफ़ेक्ट में आ जाएगा। अब देखोगे इंडिया, नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान, इसने तो अभी तक साइन भी नहीं किया है।
इस ट्रीटी में एक प्रोविज़न रखा गया है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जाएगा, कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैंड ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि क्या करेगा कि मॉनिटर करेगा, यानी इंश्योर करेगा इम्प्लीमेंटेशन, जो इसका प्रोविज़न है उसको इम्प्लीमेंट करने में, यानी उसको इम्प्लीमेंट कराएगा और वेरीफाई करेगा इसका कंप्लायंस को। अब लेकिन इंडिया इसे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का बता रहा है। 3 ग्राउंड पे इंडिया इसे डिस्क्रिमिनेटरी नेचर का बता रहा है। पहला तो इसने बोला कि ये इंडिया का कहना है कि इंडिया जो है यानी कहना है कि ये जो है यानी CTBT जो है डिसआर्मामेंट पे फोकस नहीं करता है। यानी अगर आप डिसआर्मामेंट पे फोकस नहीं करोगे तो न्यूक्लियर आर्म रेस को जो है आप रोक ही नहीं सकते हो, वो कंटेंट कर ही नहीं सकते हो आप, ये बढ़ते ही जाएगा। फिर दूसरा चीज़ ये भी बोला जाता है कि रसिया, चाइना और USA जो कि ऑलरेडी अपना न्यूक्लियर स्टॉक पाइल को इन्हांस कर चुका है, तो उसके बारे में क्या। फिर तीसरा ये भी बोला जाता है कि इसने जो है यानी सब क्रिटिकल टेस्ट और कंप्यूटर सिमुलेशन टेस्ट इसको तो अलाउ कर दिया है। तो भले ही यानी फील्ड पे आप टेस्ट नहीं कर रहे हो, लेकिन कंप्यूटर में आप टेस्ट कर रहे हो, सब क्रिटिकल टेस्ट कर रहे हो, जिसको तो इसने अलाउ कर दिया है। इसलिए ये कम्प्रिहेंसिव नेचर नहीं है, यानी ट्रू सेंस में ये कम्प्रिहेंसिव नहीं है। और ये भी आप देखोगे कि इंडिया ने जो है 123 एग्रीमेंट जो है USA का उसे साइन कर लिया है। तो ये 123 एग्रीमेंट जो है इंडिया USA का जो न्यूक्लियर यानी एग्रीमेंट है वो है 123 एग्रीमेंट इसको बोला जाता है। तो ये भी ध्यान रखना कि 123 एग्रीमेंट किससे रिलेटेड है। तो 123 एग्रीमेंट इसको साइन करने से क्या होगा कि आप जानते हो कि USA का एक है हाइडी एक्ट, HYDE हाइडी एक्ट ये बोलता है कि यानी अगर आपको NSG में यानी आना है, इंक्लूड होना है, NSG में इंक्लूड होने के लिए आपको कम्प्लीटली टेस्ट को बैन करना पड़ेगा, ये बोलता है USA का हाइडी एक्ट। तो लेकिन इंडिया ने 123 एग्रीमेंट को इसका साइन कर लिया, तो इसलिए NSG में इसको वेवर मिल गया अल्टीमेटली। फिर IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एग्रीमेंट, इसमें भी इसका जो सेफगार्ड एग्रीमेंट है उसको भी इंडिया ने शामिल कर लिया है। और जो भी सिविलियन पर्पस के लिए यूज होता है न्यूक्लियर, उसको यानी इसके सुपरविजन में यानी ले आया है ताकि उसको सुपरवाइज कर सके, यानी IAEA यानी इसका सेफगार्ड एग्रीमेंट के कंट्रोल में आ गया। तो इस तरीके से ये इंडिया का यानी अब इंडिया का कोई भी यानी फैक्ट नहीं बनता है कि आप इसे विरोध करें, क्योंकि अब कोई मतलब ही नहीं बनता है। CTBT साइन करे या ना करे उससे कोई मतलब नहीं है। ऑलरेडी 123 एग्रीमेंट साइन कर चुका है और IAEA सेफगार्ड एग्रीमेंट ऑलरेडी साइन कर चुका है। नेक्स्ट जो ट्रीटी है वो है ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, जो कि जुलाई 2017 में अडॉप्ट किया गया था, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में अडॉप्ट किया गया जुलाई 2017 में। और इसमें जो है 122 मेंबर आउट ऑफ 192 मेंबर 122 मेंबर ने सपोर्ट में वोट किया था। अब वहीं पे आप देखोगे ऑल न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, साथ ही साथ जिसमें कि इंडिया भी है, इंडिया हो गया और नाटो का जो भी मेंबर है, ये सब अगेंस्ट में वोट किया था। और ये फाइनली जो है फोर्स में आया है अभी पिछले साल ही अक्टूबर 2020 में ये फोर्स में आ गया है। ये जो है कम्प्रिहेंसिव बैन यानी इम्पोज करता है, यानी कम्प्रिहेंसिव सेट ऑफ प्रोहिबिशन ये नहीं इम्पोज करता, जो कि कंप्लीट बैन करता है किसका, किसी भी तरह का प्रोडक्शन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, स्टॉक पाइलिंग, यूजेज ऑफ न्यूक्लियर वेपन या तो न्यूक्लियर मटेरियल, और टेस्टिंग ऑफ न्यूक्लियर वेपन या न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव मटेरियल। इस तरह का कोई भी टेस्टिंग हो उसको कंप्लीट बैन करता है। यानी इसको जो मेनली यानी इम्फेसाइज ही करता है कि जो इन्वायरमेंटल और ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंस होगा टेस्टिंग और जो एक्सप्लोजन का, न्यूक्लियर वेपन का एक्सप्लोजन का जो होता है, यानी उससे जो ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस और इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस होता है उस पर ये एम्फेसिस करता है। इसमें कुछ और अदर फीचर्स हैं, यानी और पहले तो ये देख लेते हैं कि जो एक पहले कन्वेंशनल नैरेटिव चलता था कि लोग बोलता था कि ये नेशनल सॉवरेनिटी को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए न्यूक्लियर वेपन रखना जरूरी है, डिटरेंट वैल्यू होता है न्यूक्लियर वेपन का, ताकि यानी कोई यानी कन्फ्लिक्ट अराइज नहीं हो सके, इसके लिए रखना जरूरी है। तो इससे कहीं ना कहीं एक शिफ्ट होते हुए नज़र आ रहा है कि इस कन्वेंशनल नैरेटिव जो था उससे कहीं ना कहीं ये शिफ्ट होते हुए आ रहा है, यानी उसके जो कन्वेंशनल नैरेटिव था उसमें चेंजेस देखने को मिला है। फिर अदर्स इसका कुछ फीचर देखने को मिलेगा कि इसमें जो वेरिफिकेशन और कंप्लायंस जो है, यानी इसमें कोई स्पेसिफिक कंप्लायंस रेजिम नहीं बनाया गया है। इसमें जो भी IAEA का जो सेफगार्ड रेजिम है उसी को फॉलो करने के लिए बोला गया है। जो भी ईच मेंबर स्टेट होगा उसको जो भी यानी सेफगार्ड है इसका IAEA का, उसी को फॉलो करने के लिए बोला गया, उसी को कंप्लाई करेगा। फिर अमेंडमेंट देखोगे तो इसमें ये बोला गया है कि कोई भी मेंबर स्टेट जब ये फोर्स में आ जाएगा उसके बाद कोई भी इसका मेंबर्स स्टेट किसी भी टाइम पे इसमें रिकमेंड कर सकता है अमेंडमेंट, लेकिन ये जो अमेंडमेंट होगा वो अफर्मेटिव वोट के थ्रू होगा, जो कि 2/3 होना चाहिए, 2/3 ऑफ दी टोटल मेंबर्स, इतना से अगर पास होगा तभी ये अमेंडमेंट होगा। फिर विथड्रॉल का भी प्रोविज़न दिया गया कि अगर किसी स्टेट को लगता है कि उसका सॉवरेनिटी को कहीं ना कहीं
यानी खतरा है तो इससे क्या कर सकता है, विथड्रॉ कर सकता है। तो ये था ट्रीटी ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, जो कि अक्टूबर 2020 में ये फोर्स में आ गया है और जुलाई 2017 में इसे अडॉप्ट किया गया था यानी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। अब जो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे वो है नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम। 3 नॉन प्रोलिफरेशन रेजिम है, जिसमें से पहला है नॉन प्रोलिफरेशन, यानी इसका स्प्रेड को रोकना है, यानी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसे एक्वायर करने नहीं देना है। दूसरा है डिसआर्मामेंट, जो कि यानी न्यूक्लियर वेपन स्टेट के लिए है कि उसे कम्प्लीटली क्या करना है, रिड्यूस करना है, यानी ग्रेजुअली पहले रिड्यूस करते जाना है और उसका फाइनली यानी ये टारगेट होना चाहिए कि एलिमिनेट कर देना है, पूरा न्यूक्लियर वेपन को एलिमिनेट करना है, यानी कंप्लीट डिसमेंटल करना है। फिर पीसफुल यूज ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, फिर इसमें ये बोला गया है कि जो भी नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसे ये एश्योर करना, यानी कि आपको फुल एक्सेस प्रोवाइड किया जाएगा जो भी यानी एनर्जी से रिलेटेड, यानी न्यूक्लियर एनर्जी से रिलेटेड जो भी यानी कंप्लाइंस यानी चाहिए, मटेरियल चाहिए, उसमें इसको कंप्लीट सपोर्ट किया जाएगा। गारंटिंग नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट फुल एक्सेस टू पीसफुल एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसमें इसको हेल्प किया जाएगा, श्योर करना पड़ेगा नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट को कि न्यूक्लियर पर्पज़ के लिए यानी उसको पॉजिटिव पर्पज़ के लिए यूज किया जाएगा, यानी उसमें हेल्प किया जाएगा। अब अपन देखेंगे कि इंडिया का रोल क्या रहा है ग्लोबल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में। तो इंडिया हमेशा से सपोर्टर रहा है मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट में और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट जो भी है लिया जा रहा है, जो भी मल्टीलेटरल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट एफर्ट है और नॉन प्रोलिफरेशन एफर्ट है उसको हमेशा से इंडिया सपोर्ट किया है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हो कि इंडिया का रोल जो है इन यूनिवर्सल कंप्लीट एंड नॉन डिस्क्रिमिनेटरी डिसआर्मामेंट, इसमें देख सकते हो कि डिसआर्मामेंट कमेटी में इंडिया जो है एडवोकेट किया है, एडवोकेट फॉर डी लिंकिंग डिसआर्मामेंट एंड नॉन प्रोलिफरेशन, यानी कि डिसआर्मामेंट और नॉन प्रोलिफरेशन दोनों को डीलिंक करना है, दोनों को सेपरेट करना है डिसआर्मामेंट कमेटी में, ये बताया इंडिया ने। फिर इंडिया और एनपीटी में देखोगे तो इंडिया अपोज किया है इसको साइन करने से, एनपीटी को साइन नहीं किया इंडिया ने। फिर कंप्रहेंसिव डिसआर्मामेंट जो हुआ था इस पर अगर आप देखोगे तो प्रपोज्ड कंप्लीट एंड यूनिवर्सल न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट होना चाहिए, इंडिया ने बोला है। फिर इंडिया और सीटीबीटी में देखोगे तो इंडिया ने इसको साइन नहीं किया है सीटीबीटी को। फिर ये जो हम लोगों ने पढ़ा था ट्रीटी ऑन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, तो इसमें देखोगे तो ये इसे इंडिया ने कम्प्रहेंसिव नहीं माना, नॉट ए कम्प्रहेंसिव इंस्ट्रूमेंट, इसलिए इंडिया ने इसको अपोज किया है। फिर कॉन्फ्रेंस जो हुआ था डिसआर्मामेंट पे, ये एक सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम है, इसको इंडिया ने सपोर्ट किया है यहाँ पे। तो अब हम लोग थोड़ा कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट के बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले 1978 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में एक पहला स्पेशल सेशन ऑर्गेनाइज किया जाता है डिसआर्मामेंट के ऊपर। इसी के बाद जो है कंसेंसस रीच होने के बाद 1979 में एक सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम क्रिएट किया जाता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी का पहला इस तरह का कोई सिंगल मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट नेगोशिएशन फोरम यानी फॉर्म होता है। उसका सिंस द कंक्लूजन ऑफ, जब से यानी सीटीबीटी 1996 जब से कंक्लूड हुआ है, इसका नेगोशिएशन जब से कंक्लूड हुआ है, तब से जो कॉन्फ्रेंस ऑन डिसआर्मामेंट जो है ये डेडलॉक रहा है, यानी इस पर आगे कुछ प्रोग्रेस नहीं हो पाया एंड हैज़ नॉट बीन एबल टू रीच कंसेंसस, अभी तक कंसेंसस पे रीच नहीं कर पाया ऑन ए प्रोग्राम ऑफ वर्क, यानी किस तरह का वर्क पे ये काम करेगा, एंड दस कमेंट सब्सटेंटिव डेलिब्रेशन, और इस तरह से यानी जो है डेलिब्रेशन होते रहता है, अभी तक यानी कंसेंसस पे नहीं पहुंच पाया। और इसके अंदर जो है कुछ चीज़ों को प्रपोज किया गया है, कंसिडर करने के लिए प्रपोज किया गया है। तो जिसमें सबसे पहले नंबर की बोला गया है कि जो ट्रीटी, एक ऐसा ट्रीटी यानी लाना है जो कि बैनिंग द प्रोडक्शन ऑफ फिसाइल मटेरियल, यानी जो फिसाइल मटेरियल का जो प्रोडक्शन हो रहा है न्यूक्लियर वेपन के लिए और भी अदर न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के लिए, उसको इसमें एक उससे रिलेटेड ट्रीटी को लाना है, जिसके लिए लाया गया है फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी। यानी फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी जो है यानी ये एक प्रपोज्ड है, अभी ये इफेक्ट में नहीं आया है, ये एक प्रपोज्ड इंटरनेशनल एग्रीमेंट है जो कि ये बोलता है कि जो प्रोडक्शन है फिसाइल मटेरियल का न्यूक्लियर वेपन के लिए, उसको ये स्टॉप करता है, यानी उसको बैन करता है। दो मटेरियल फिसाइल मटेरियल को यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए। एक तो पहला हाईली एनरिच्ड यूरेनियम और दूसरा जो होता है प्लूटोनियम, ये दोनों को यूज किया जाता है न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए। तो ये दोनों को ये बैन करता है, जो कि एक प्रपोज्ड है अभी, यानी इसी के अंदर कॉन्फ्रेंस ऑफ डिसआर्मामेंट यानी डेलिब्रेशन के थ्रू इसके अंदर प्रपोज किया गया, लेकिन ये अभी इफेक्ट में नहीं आया। सेकेंड जो है पारोस है, PAROS, यानी ये है कि प्रिवेंशन ऑफ आर्म रेस इन आउटर स्पेस, यानी आउटर स्पेस में जो है यानी
आर्म रेस जो हो रहा है उसको कहीं ना कहीं प्रिवेंट करना, एंड नेगेटिव सिक्योरिटी एश्योरेंस। तो ये सब भी कुछ कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन स्टेज में है, यानी अभी ये फाइनली इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, ये अभी प्रपोजल स्टेज में है। नेक्स्ट जो अपन पढ़ेंगे इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन के बारे में। तो सबसे पहले ये हम लोग समझते हैं कि न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन होता क्या है। तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन मीन्स होता है प्रिंसिपल या फिलॉसफी, आइडियोलॉजी, और न्यूक्लियर मीन्स हो गया न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए कौन सा आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा कोई भी कंट्री। जो भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री है वो अपना जो होता है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन यानी तैयार करता है, एक तरह का डॉक्यूमेंट्स है, उसमें सेट ऑफ प्रिंसिपल्स होता है जिसके बेसिस पे वो गाइड करता है यानी किसी भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री को कि किस कंडीशन में वो अपना न्यूक्लियर वेपन को डिप्लॉय करेगा या तो यूज करेगा न्यूक्लियर वेपन को इन बोथ पीस और वार के कंडीशन में, दोनों कंडीशन में, कि कब कब वो न्यूक्लियर वेपन को यूज कर सकता है और डिप्लॉय कर सकता है। तो वो अपना पूरा प्रिंसिपल को इसमें यानी मेंशन करता है, एक तरह का इसमें प्रिंसिपल है जो कि उसको गाइड करता है किसी भी न्यूक्लियर वेपन कंट्री को। तो जिससे कि इंडिया हमेशा जो है, इंडिया आप हमेशा देखोगे कि इंडिया हमेशा न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड को सपोर्ट किया है, लेकिन उसने बोला है, इंडिया ने बोला कि ये एक नेसेसरी एबिल है। नेसेसरी एबिल यानी एबिल तो है लेकिन नेसेसरी है, क्यों? क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए अब हम लोग देखते हैं कि ये न्यूक्लियर यानी जो डॉक्ट्रिन है इंडिया का किस तरीके से इवॉल्व हुआ है ओवर द ईयर, क्या कंडीशन था कि जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है इंडिया का इस तरीके से सेव करना पड़ा। तो पहला फेज, इसको 3 फेज में हम लोग डिवाइड करके देख रहे हैं। पहला फेज देखते हैं कि जिस समय जो है पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, जो कि 1947 में अपना देश आज़ाद हो गया था, 1974 तक ये पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम वाला फेज चला। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो होता है इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम उसको प्रपोज किया जाता है, जिसको कि होमी भाभा, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा जो है इसको सपोर्ट करते हैं। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम वो इसका डिज़ाइन करते हैं और परसुएड करते हैं, जो लीडर होते हैं अपने गवर्नमेंट का यानी कंट्री के जो लीडर होते हैं उनको मनाते हैं कि इसको कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है, एक न्यूक्लियर प्रोग्राम तैयार करना चाहिए ताकि हम पीसफुली उसको यूज कर सकें एनर्जी जनरेशन के लिए। उसके बाद में जो है प्राइम मिनिस्टर जो जवाहरलाल नेहरू होते हैं बाद में वो भी न्यूक्लियर प्रोग्राम को लॉन्च कर देते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए, यानी उसको पीसफुली यूज करने के लिए, न्यूक्लियर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। मेनली ये एम था शुरू में, लेकिन बाद में जो होता है 1962 में इंडिया चाइना वार हो जाता है और उसके बाद में जो होता है यानी डिबेट होने लगता है कि हमें भी न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करना चाहिए, क्योंकि चाइना जो होता है 1964 में 16 अक्टूबर 1964 को वो अपना न्यूक्लियर टेस्ट कर चुका होता है। इसलिए जो यहाँ पे डोमेस्टिक लीडर होते हैं वो यानी डिबेट करते हैं कि हमें भी अब न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव डिवाइस होना चाहिए, यानी न्यूक्लियर वेपन हम लोगों के पास भी होना चाहिए। अब बाद में फिर इनका डेथ हो जाता है जवाहरलाल नेहरू जी का, और उसके बाद में जो है 1974 में इंदिरा गांधी जो है यानी उसके बाद तो फिर ये आते हैं लाल बहादुर शास्त्री, लेकिन वो भी इसको सपोर्ट नहीं करते हैं न्यूक्लियर प्रोग्राम को, यानी न्यूक्लियर वेपन को बनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं। लेकिन बाद में जो है 1974 में जब इंदिरा गांधी यानी आती है प्राइम मिनिस्टर, उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर आती है, वो टेस्ट करती है, लेकिन वो इसका नाम देती है कि पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, इसका नाम देती है पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। तो ये तो था पहला फेज। सेकेंड फेज में जो होता है कि हम लोग वेपनाइजेशन की ओर मूव करते हैं, यानी 1974 से 1998 की ओर। जैसे 1974 में टेस्ट किया जाता है जो कि कोड नेम होता है स्माइलिंग बुद्धा, और उसके बाद जो होता है 1974 में जैसे इंडिया का न्यूक्लियर टेस्ट होता है उसके बाद में इसे जो भी यानी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी होती है ये इसे मानती है कि वायलेशन ऑफ पीसफुल यूज एग्रीमेंट, इसका कहीं ना कहीं वायलेशन है। तो पीसफुल एग्रीमेंट जो था, पीसफुल यूज एग्रीमेंट इंडिया ने किया हुआ था यूएसए और कनाडा के साथ, जिसके हेल्प से जो है मटेरियल, न्यूक्लियर मटेरियल इसको सप्लाई किया जाता था, लेकिन बाद में इसे माना जाता है कि ये कहीं ना कहीं वायलेशन है, इसलिए स्टॉप कर दिया जाता है। आईसी के बाद जो है एनएसजी का भी फॉर्मेशन होता है, न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप का जो है इंडिया का जो पहला टेस्ट होता है उसके बाद ही इसको फॉर्म किया जाता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप। और उसमें फिर कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बेन ट्रीटी 1996 में याद होगा, उसी समय इस पर नेगोशिएशन चलते रहता है। फिर एनपीटी जो है, एनपीटी स्टार्टिंग में जो आया था उस समय बोला गया था कि 25 ईयर्स तक ही रहेगा ये, लेकिन बाद में जैसे इंडिया टेस्ट करता है उसके बाद में इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए इसे एक्सटेंड कर दिया जाता है, यानी इसको ख़त्म होना था 1995 में ही, लेकिन इसको बाद में एक्सटेंड कर दिया जाता है चाइना के द्वारा। चाइना इसको सपोर्ट करता है कि इसे एक्सटेंड कर देना चाहिए इंडेफिनिट पीरियड के लिए, उसका इसको इंडेफिनिट पीरियड के लिए एक्सटेंड कर दिया जाता है। इस तरीके का इंटरनेशनल यानी लेवल पे कुछ प्रोसेस चल रहा होता है। साथ ही साथ अगर और भी अगर आप नेबरिंग कंट्री देखोगे जैसे चाइना हो गया,
पाकिस्तान हो गया, पाकिस्तान में इंडो पाकिस्तान वार होता है 1971 वाला, और उसके अंदर फिर चाइना जो है कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट कर रहा होता है अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करने के बाद, वो जो है जो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा होता है क्योंकि उसके तरफ वो झुका हुआ था। और कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन से ये पता चला, इंटेलिजेंस से पता चला था कि कहीं ना कहीं जो है पाकिस्तान न्यूक्लियर वेपन बनाने की तैयारी में ही था। क्योंकि आप खुद देखोगे कि जब जैसे ही इंडिया ने टेस्ट किया था मई 1998 में, यानी इंडिया ने जैसे ही टेस्ट किया और डिक्लेयर किया अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट, उसके बाद ही जस्ट 10 डे के बाद यानी 10 दिन के बाद ही ये पाकिस्तान अपना टेस्ट कर लेता है। तो 10 दिन में वो कैसे टेस्ट कर लिया, इसका मतलब है पहले से वो तैयार होकर के बैठा हुआ था। तो पाकिस्तान वार हो गया, चाइना का उसको कहीं ना कहीं सपोर्ट मिल रहा था। तो ये सब कंडीशन को देखते हुए जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल लीडर थे, यहाँ पे प्रेशर बनने लगा गवर्नमेंट के ऊपर कि अपना भी गवर्नमेंट को यानी इंडिया को भी आप टेस्ट करना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना चाहिए। और फाइनली जो है मई 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्राइम मिनिस्टर थे, उस समय जो है टेस्ट किया जाता है 5 एक्सप्लोसिव का टेस्ट किया जाता है, जिसमें एक होता है फ्यूजन बम होता है, बाकी 4 जो होता है फिजन बम होता है। तो इसका टेस्ट किया जाता है और उसके बाद में जो है इंडिया पे यानी इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है सैंक्शन लगाना स्टार्ट कर देती है। लेकिन इंडिया फिर भी जो है यानी टेस्ट करने के बाद भी जो है इंडिया जो है न्यूक्लियर यानी डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करती है। इसका आपको एविडेंस मिल सकता है कि इंडिया टेस्ट करने के बाद ही तुरंत जो है अपना एक्शन प्लान जो है एक्शन प्लान फॉर न्यूक्लियर वेपन फ्री एंड नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर, इस पे जो है अपना एक्शन प्लान सबमिट करती है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में। और इसके बाद ही जो है 10 दिन के बाद फिर पाकिस्तान भी डिक्लेयर कर देता है, यानी वो भी टेस्ट कर लेता है, उसके अंदर अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर देता है। तो ये सब कंडीशन राइज होने के कारण से लोगों में एक डर बढ़ने लगा इंटरनेशनल कम्युनिटी। अब प्लस में इंडिया के आसपास का जो नेबरिंग कंट्री है जिसके पास न्यूक्लियर वेपन नहीं था, यानी जैसे भूटान हो गया, नेपाल हो गया, ऐसा में डर बढ़ने लगा कि इंडिया जो है यानी यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को। इसी के लिए जो है यानी सिचुएशन ऐसा आ गया था कि इंडिया को अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अब बनाना पड़ा था। तो इसलिए फ्रॉम इमर्जिंग टू एस्टेब्लिश न्यूक्लियर पावर यानी 1998 से अभी तक, तो ये थर्ड फेज में हम लोग चले गए। यानी पाकिस्तान अपना टेस्ट करता है, उसके बाद में जो है इंडिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन तैयारी करने के लिए स्टार्ट करता है, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन फॉर्मुलेट करने के लिए। इसके लिए इंडिया जो है सबसे पहले नंबर जो है न्यूक्लियर सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड इस्टेब्लिश करता है, जो कि ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार करती है इंडिया नेशनल डॉक्ट्रिन 1999 में, जो कि पब्लिश कर यानी रिलीज करती है, सबमिट करती है, जो कि के सुब्रमण्यम यानी जो उसके चेयरमैन थे उनके अंडर में एक इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है तैयार किया जाता है, ड्राफ्ट रिपोर्ट तैयार किया जाता है। बाद में फाइनली जो है इसको 2003 में ऑफिशियली इसको रिलीज कर दिया जाता है इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन। तो इस तरीके से इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन इवॉल्व हुआ है। तो अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन अगर जैसे चाइना का देखोगे तो चाइना का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है उसमें नो फर्स्ट यूज पॉलिसी का है प्रोविज़न, लेकिन उसमें ये बोला गया है कि नो फर्स्ट यूज पॉलिसी उस केस में यूज अप्लीकेबल नहीं होगा, वहाँ पर अप्लीकेबल नहीं होगा जिसको कि जो है चाइना क्लेम करता है अपना एरिया, जिसको चाइना अपना एरिया क्लेम करता है उस पर अप्लीकेबल नहीं होगा। जैसे कि आप देख सकते हो कि चाइना क्लेम करता है अरुणाचल प्रदेश को, लद्दाख को, वो अपने अंदर क्लेम करता है, तो वहाँ पे अगर वो यूज करता है न्यूक्लियर वेपन को तो उसको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसके न्यूक्लियर फर्स्ट यूज पॉलिसी में है। उसी तरीके से अगर पाकिस्तान का देखोगे न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, तो उसमें जो उसका जो यानी पॉलिसी जो है वो इंडिया के स्पेसिफिक ज़्यादा है। यानी पाकिस्तान का जो डॉक्ट्रिन है न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन, उसमें ये बोला गया कि अगर इंडिया जो है पाकिस्तान के ग्राउंड पे या तो ग्राउंड से यानी आर्मी या तो उसका एयरफोर्स एयर से स्ट्राइक करती है, अगर स्ट्राइक करती है, अटैक करती है, तो उस केस में जो है पाकिस्तान यूज कर सकता है, यानी इंडियन ट्रूप के अगेंस्ट पाकिस्तान यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को। तो सबसे पहले इसका हम लोग पहला यानी इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है इसका पहला हम लोग देखते हैं क्या है प्रोविज़न। तो पहला चीज़ तो ये आप समझो कि इंडियन न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन जो है ऑफिशियली यानी पूरी तरीके से रिलीज नहीं किया गया है, इसको क्लासिफाइड रखा गया है, यानी पूरी तरीके से डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो कुछ जो यानी स्पीच होता है ना जो पार्लियामेंट में दिया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, और उसका जो कुछ मीडिया में आया उसके हेल्प से ये बताया गया है कि क्या क्या इंडिया के न्यूक्लियर यानी जो मेजर पोर्शन है उसको हाईलाइट किया गया है, यानी कंप्लीट ये नहीं है। तो इसमें कुछ जो हाईलाइटेड पोर्शन है उसको हम लोग देखेंगे कि इंडिया का जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में क्या क्या प्रोविज़न है। तो पहला चीज़ है कि बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग ए क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, यानी बिल्ड करना एक क्रेडिबल मिनिमम डिटरेंट, यानी डर पैदा करना जो एडवर्सरी कंट्री होगा, एडवर्स नेशन जो होगा, यानी जो एनिमी कंट्री होगा इंडिया का, तो उसके अंदर एक डर पैदा करना है, इसका मेन मकसद ये है। तो इसमें ये बोला गया है कि एश्योरिंग एडवर्सरी नेशंस बिलीव दैट द कॉस्ट ऑफ लॉन्चिंग ए न्यूक्लियर स्ट्राइक अगेंस्ट इंडिया वुड बी
अनबियरेबल एंड अनएक्सेप्टेबल, यानी दुश्मन कंट्री को ये बोला गया है कि आप कभी सोचना भी मत, यानी सपने में भी मत सोचना कि आप स्ट्राइक करो इंडिया के ऊपर, क्योंकि अगर आप स्ट्राइक करते हो तो आप के ऊपर जो यानी अटैक किया जाएगा वो अनबियरेबल होगा और अनएक्सेप्टेबल होगा, यानी बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर दिए जाओगे। तो ये एक डर पैदा करना है दुश्मन नेशन के अंदर। तो ये पहला है। दूसरा है कि ये पोस्चर ऑफ नो यूज, इंडिया जो है नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को यानी फॉलो करता है। इसमें ये बोला गया है कि इंडिया पहले यानी नहीं यूज करेगा, इंडिया रिटेलिएशन में यूज करेगा, यानी जब कोई पहले स्ट्राइक करेगा उसके बाद ही इंडिया यूज करेगा, यानी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में ये बोला गया है। अब इसमें ये भी बोला गया है कि न्यूक्लियर वेपन जो है ओनली बी यूज्ड इन रिटेलिएशन अगेंस्ट ए न्यूक्लियर अटैक ऑन इंडिया और इंडियन फोर्सेस एनीवेयर। जैसे कि आप देखे हो ना कि पाकिस्तान में क्या बोला है, उसमें ये बोला गया है कि अगर यानी कोई भी यानी पाकिस्तान के ग्राउंड पे कोई ट्रूप आकर के अगर अटैक करता है यानी लड़ाई करता है तो उस पर यूज किया जा सकता है। तो इसलिए बोला गया कि इंडियन यानी ट्रूप्स पे भी, इंडियन फोर्सेस पे भी अगर आप कहीं पे भी अगर आप यूज करते हो, अपने टेरिटरी पे भी यूज करते हो तो भी यानी जैसे कि पाकिस्तान बोला है कि वो अपने यानी इंडिया के, ठीक है इंडिया के लैंड पे नहीं यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन, लेकिन पाकिस्तान के लैंड पे भी तो यूज कर सकता है ना वो। तो इसलिए बोला गया है कि अगर आप इंडियन ट्रूप्स जो है कहीं पे भी है उस पर अगर आप अटैक करते हो तो न्यूक्लियर वेपन यूज किया जा सकता है, इंडिया यूज कर सकता है। तो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी में ये है। थर्ड जो प्रोविज़न है वो है मैसिव रिटेलिएशन का। मैसिव रिटेलिएशन में ये बोला गया है कि अगर कोई कंट्री पहले स्ट्राइक करता है इंडिया के ऊपर तो उस केस में जो है यानी इंडिया अगर अटैक करेगा तो उस केस में जो है वो अनबियरेबल होगा, यानी इनकैलकुलेबल होगा और अनएक्सेप्टेबल होगा, यानी इतना ज़्यादा डैमेज करेगा कि वो कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा, ना ही उसे एक्सेप्ट कर पाएगा। अब नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है यानी न्यूक्लियर वेपन का कंट्रोल, यानी जो कंट्रोल होगा वो किसके हाथ में होगा। तो पॉलिटिकल कंट्रोल जो है न्यूक्लियर वेपन का किसके हाथ में होगा, तो ये होता है नेशनल कमांड अथॉरिटी के अंडर में होता है, यानी नेशनल कमांड अथॉरिटी ही न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर होता है। न्यूक्लियर एंड फॉर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर में होता है। तो न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी में जो है दो बॉडी होता है, एक होता है पॉलिटिकल काउंसिल, एक होता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। पॉलिटिकल काउंसिल को जो हेड करता है वो प्राइम मिनिस्टर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को जो हेड करता है वो होता है नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, यानी अजीत डोभाल सर और इधर मोदी जी दोनों ये हेड करते हैं। तो इसमें जो होता है पॉलिटिकल काउंसिल का मेन वर्क होता है कि ये सोल बॉडी होता है जो कि न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए दे सकता है, यानी अथॉरिटी दे सकता है। तो न्यूक्लियर वेपन को यूज करने का पूरा पावर है प्राइम मिनिस्टर को, वो चाहे तो यूज कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल का काम होता है कि जो इनपुट यानी जिससे डिसीजन लिया जा सकता है, न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी जो है वो डिसीजन लेगा, उसके लिए जो है ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जो यानी डिसीजन मेकिंग के लिए जो नेसेसरी यानी इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है उसके लिए ये इनपुट प्रोवाइड करता है। और जब ये पॉलिटिकल काउंसिल जो होता है ऑथोराइज कर देता है न्यूक्लियर वेपन को यूज करने के लिए, उसके बाद में ये एग्जीक्यूट करता है एग्जीक्यूटिव काउंसिल। तो ये हो गया कमांड किसके अंडर में रहेगा, यानी कंट्रोल कौन करेगा। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो है कंडीशनल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। कंडीशनल यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन करने का मतलब ये होगा कि इंडिया जो है कोई भी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसके अगेंस्ट कभी भी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करेगा, प्रोवाइडेड अगर वो केमिकल वेपन या तो बायोलॉजिकल वेपन अगर इंडिया के अगेंस्ट यूज करता है तो इंडिया यूज कर सकता है न्यूक्लियर वेपन को। तो ये चीज़ ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो प्रोविज़न है वो देखो आप है नॉन प्रोलिफरेशन को हमेशा सपोर्ट करेगा, यानी इंडिया जो है कंट्रोल्ड एक्सपोर्ट करेगा न्यूक्लियर और न्यूक्लियर मिसाइल से रिलेटेड जो भी मटेरियल और टेक्नोलॉजी होगा उसका कंट्रोल तरीके से उसका एक्सपोर्ट करेगा। दूसरा ये भी बोला गया है कि जो फिसाइल मटेरियल कट ऑफ ट्रीटी है उसका नेगोशिएशन में हमेशा इंडिया जो है पार्टिसिपेट करेगा। फिर कमिटमेंट टू डिसआर्मामेंट, हमेशा इंडिया जो है इसके बाद भी जो है इसमें डिसआर्मामेंट को सपोर्ट करने के बाद बोला है। इसमें जो है एक मोराटोरियम जो है इंट्रोड्यूस किया, अपने ऊपर इम्पोज किया है मोराटोरियम ऑन न्यूक्लियर टेस्ट, यानी इंडिया जो है फर्दर अब न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा। फिर कंटिन्यूड कमिटमेंट टू ए न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड, हमेशा जो है इंडिया न्यूक्लियर फ्री वर्ल्ड थ्रू वेरीफाइबल और नॉन डिस्क्रिमिनेटरी न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट इसको हमेशा से सपोर्ट किया है। अब देखेंगे कि चैलेंजेस क्या क्या आ रहा है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड, यानी क्या क्या चैलेंजेस है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को इम्प्लीमेंट करने में। तो पहला आप देख सकते हो कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन, यानी कुछ सारे कंट्री हैं जो कि अपना न्यूक्लियर वेपन को यानी एलिमिनेट करने के बजाय वो क्या कर रहे हैं
उसको मॉडर्नाइज कर रहे हैं। जैसे कि एग्जांपल में देख सकते हो कि यूएस हमेशा जो है लो यील्ड वारहेड को न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल पे उसको यानी यूज कर रहा है, उसमें यानी डिप्लॉय कर रहा है। फिर उसी तरीके से देखोगे लैक ऑफ कंसेंसस अमंग मेजर पावर्स, जो मेजर पावर्स है जैसे यूएस हो गया, रसिया हो गया, इसमें कंसेंसस नहीं बन पा रहा है। इसका एग्जांपल देख सकते हो कि रिसेंटली जो है यूएसए ने इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्स ट्रीटी और न्यू स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, इससे जो है अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसके कारण से जो स्ट्रेंथ था दोनों के बायलैटरल रिलेशन जो है यूएसए और रसिया के बीच में जो बायलैटरल रिलेशन है उसमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देखने को मिल रहा है। फिर हो गया और भी एग्जांपल देख सकते हो जैसे कि जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, इससे भी यूएस ने अपने आप को विड्रॉ कर लिया है। इसके कारण से ईरान जो है अपना इनरिचमेंट और बढ़ा रहा है, इनरिचमेंट यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम को और ज़्यादा डेवलप कर रहा है। फिर देखोगे चाइना का एक्सपांशनिस्ट न्यूक्लियर पॉलिसी, यानी चाइना जो है यानी जो आईएनएफ मैकेनिज्म था, पोस्ट आईएनएफ मैकेनिज्म, उसको ज्वाइन करने से मना कर दिया। और उसका रिलेशन अगर देखोगे वेस्ट के साथ तो कहीं ना कहीं वो वर्सन हो रहा है, डिटोरिएट कर रहा है। उसी तरह से रसिया के साथ भी यानी वेस्ट का रिलेशन उतना अच्छा नहीं है। इसके कारण से क्या हो रहा है, और भी देखोगे पाकिस्तान, इंडिया, चाइना, ये सब के भी बीच में जो है आपस में रिलेशन सही नहीं है। पाकिस्तान का चाइना के साथ तो सही है, लेकिन इंडिया के साथ पाकिस्तान का रिलेशन और इंडिया का चाइना के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है, जिसके कारण से जो है न्यूक्लियर मॉडर्नाइजेशन और एक्सपांसन अभी और कंटिन्यू कर रहा है और करेगा भी आगे। फिर कोविड-19 का इम्पैक्ट ये भी देखोगे तो चाइना, इसके कारण से जो है चाइना यूएस का जो बायलैटरल टाई है वो क्या हो गया, वर्स हो गया, यानी बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फ्यूल्ड बाय कोविड-19 टेंशन कबल्ड विद द इरोजन ऑफ ग्लोबल न्यूक्लियर गवर्नेंस जो था उसमें कहीं ना कहीं इरोजन देखने को मिल रहा है। इसके कारण से क्या हुआ, जो न्यूक्लियर पॉपुलिज्म है चाइना में वो इंक्रीज हो रहा है, और इसके कारण से जो है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल जो हो रहा है चाइना में इंक्रीज हो रहा है। फिर न्यूक्लियर एक्टिविज्म इन इंडो पैसिफिक रीजन में, अगर इंडो पैसिफिक रीजन में अगर आप देखोगे तो कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर अब शिफ्ट हो रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका एग्जांपल देख सकते हो कि जब क्वाड जो है लॉबी कर रहा है को उसको माना जा रहा है कि क्वाड जो है काउंटर चाइनीज़ एक्सपांशनिज्म को काउंटर करने के लिए लाया गया है, तो इसके कारण से चाइना और ज़्यादा एग्रेसिव होगा और उसके वजह से जो है न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट जो है अपहोल्ड करना ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये सब तो चैलेंजेस था। अब न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट को इम्प्लीमेंट करने के लिए यानी इसको और ज़्यादा रीइग्नाइट करने के लिए क्या क्या किया जा सकता है, यानी वे फॉरवर्ड। तो टू एलिमिनेट न्यूक्लियर वेपन द इंटरनेशनल कम्युनिटी मेड फॉलोइंग स्टेप, ये स्टेप्स लिया जा सकता है। तो पहला चीज़ था कि जो मेजर रोल प्ले किया जाएगा वो मेजर न्यूक्लियर पावर के ही द्वारा करना चाहिए। जैसे जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है जिसके पास लार्जेस्ट न्यूक्लियर वेपन है उसको सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी बियर करना चाहिए न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट का, और उसे कंटिन्यू करना चाहिए। दे शुड कंटिन्यू टू रिड्यूस ड्रास्टिकली देयर रिस्पेक्टिव न्यूक्लियर आर्सेनल, यानी उसे अपना न्यूक्लियर वेपन को रिड्यूस करना चाहिए। फिर रेनन्सिएशन ऑफ न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी, जो न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी है उसमें उसको कहीं ना कहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जो भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसको जो न्यूक्लियर डिटरेंस पॉलिसी है ऑन द फर्स्ट यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन की फर्स्ट यूज वाला जो पॉलिसी है उसको कहीं ना कहीं रिनाउंस करना चाहिए, छोड़ना चाहिए, और जो अनकंडीशनल नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को उसे अडॉप्ट करना चाहिए। फिर आल्सो देयर शुड बी नो यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट द नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट, यानी जो नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसके अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना चाहिए, और जो भी न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन है उस पर न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना चाहिए। फिर क्रिएशन ऑफ ए न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन, जितने भी न्यूक्लियर वेपन स्टेट है उसे उसके हेल्प से एक जो है न्यूक्लियर वेपन फ्री जोन क्रिएट करना चाहिए, और उस पर कभी भी जो है यानी न्यूक्लियर वेपन यूज नहीं करना चाहिए। फिर डीन्यूक्लियराइजेशन, ये सारे जो अबव मेंशन जो भी यानी वे फॉरवर्ड था उसके बेसिस पे एक कन्वेंशन तैयार करना चाहिए ऑन द कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन कुड बी नेगोशिएटेड, यानी इसके बेसिस पे आप कंप्लीट प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन नेगोशिएट करना चाहिए। इस तरीके से पूरा ये कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे आप पूछ सकते हो कमेंट में, और आप इसे अगर अच्छा लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।